हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय एन आउटसाइड सप्लायर एंड प्रोवाइडेड टू द यूजर इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म इज नोन एज। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि एक यूजर था, उसको रिक्वायरमेंट थी किसी प्रोग्राम की, तो उसने क्या किया, वो प्रोग्राम किसी थर्ड पार्टी से बनाया, है ना। तो जो वो प्रोग्राम बनाए और जो यूजर को वो प्रोवाइड किया गया है कोड, वो किस फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है कोड, मशीन रीडेबल फॉर्म में, या फिर सिंपली इसको मैं बोलूँ, ये ऑब्जेक्ट कोड है ये हमारा। ठीक है, जैसे हमने कंपाइलर पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनता है, उसके बाद वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो बस वही चीज है कि उसको यूजर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड किया, किसने, किसी प्रोग्रामर ने। और वो प्रोग्रामर किस टाइप का था, मतलब वो आउटसाइड सप्लायर था। सिंपली बोलूँ कि वो थर्ड पार्टी पर्सन था, जिसकी हेल्प से एक यूजर ने एक प्रोग्राम अपना बनाया, और थर्ड पार्टी ने क्या किया, प्रोग्राम बना के उसका ऑब्जेक्ट कोड किसको दे दिया, यूजर को प्रोवाइड कर दिया। तो बस वही चीज बोला है कि उसको हम क्या बोलते हैं, जो उस टाइप की जो मशीन रीडेबल फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि जो हमारा एक्चुअल में कैंड प्रोग्राम्स होते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं कि ये प्रोग्राम डेवलप किया जाता है किसी आउटसाइड सप्लायर के द्वारा, और जो इसका ऑब्जेक्ट कोड होता है वो प्रोवाइड किया जाता है यूजर को। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैंड प्रोग्राम बोलते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में आजकल कैंड प्रोग्राम नहीं देकर वहां पे वो लिखा जाता है कि कैंड प्रोग्राम क्या होते हैं। एक तो हमने देख लिया, ये होती है हमारे पास प्री रिटर्न। इसको सिंपली पूछ बोला जाता है, केवल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि जो हमारे कैंड प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है कि प्री रिटर्न होते हैं कि मतलब पहले से कंपाइल्ड होते हैं। तो तीन चार ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे करके। तो वहाँ पे ये कैंड प्रोग्राम क्या होता है, एक तो प्री रिटन होते हैं, और साथ ही साथ ये मास प्रोड्यूस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं जनरल यूज के लिए, है ना। तो दो चीजें ये इंपॉर्टेंट आएंगी। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कैंड प्रोग्राम के रिगार्डिंग, क्योंकि कैंड प्रोग्राम के दो तीन और नाम भी होते हैं, इनको हम एक और नाम से जानते जानते हैं, शेल्फ ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, या फिर इसको एक और लिखा जाता है पैक्ड, या फिर पैकेज सॉफ्टवेयर। तो ये दो कॉमन नाम और भी हैं। अब देखो कई बार ऑप्शन में कैन प्रोग्राम नहीं देकर वहां पे लिखा जा सकता है ऑफ द शेल, है ना। तो वहां पे ऑफ द शेल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑफ द शेल मतलब कि जिस के अंडर मुझे बनाना था, मैंने उससे नहीं बनाया, किसी और थर्ड पार्टी से बनाया, तब हम उसको बोलते हैं ऑफ द शेल। अब इसके अलावा इन द ऑन मतलब ऑन द शेल, या फिर इन द शेल भी आता है। अब इन द शेल मतलब कि उसका मतलब क्या आता है कि जिस कंपनी के अंडर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसी ने जो उसका एक्स्ट्रा जो पार्ट थे वो भी उसी के अंडर ही बनाए हैं। उसको उसने थर्ड पार्टी कोई कंज्यूमर वगैरह या फिर थर्ड पार्टी जो सप्लायर है उनके साथ उसने डील नहीं की है ना। उनको बोलते हैं हम बेसिकली ऑन द शेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको लिखा दिए, क्योंकि इनके ऑप्शंस में ना कई बार वहाँ पे कैंड प्रोग्राम नहीं लिखा गया होता है, वहाँ पे लिखा जाता है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। तो ये जितने पॉइंट है आपको क्या करना है, नोट करके लिख लेने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं एमएस वर्ड में, इसको बोलते हैं मेल मर्ज, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मेल मर्ज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेल मर्ज एक्चुअल में क्या होती है, एक एबिलिटी होती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नेम और एड्रेसेस को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, हमारा मेल मर्ज राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन अर्लियर कंप्यूटर सिस्टम व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो हमारे पुराने सिस्टम हुआ करते थे, उनमें जो सॉफ्टवेयर जो विकास का पहला चरण क्या हुआ करता था, वो चीज पूछी है। तो जब भी याद है, जब भी जो हम अर्ली कंप्यूटर सिस्टम की बात करते थे, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या किया जाता था, सिस्टम को एनालाइज किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर अब जो जितने हमारे नए सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसमें तो सबसे पहले चेक किया जाता है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट के बाद चेक किया जाता है कि जो आपने रिक्वायरमेंट बनाई है उसके अकॉर्डिंग उसका लेआउट वगैरह तैयार किया जाता है ना। उसमें लेआउट के अलावा उसमें देखा जाता है कि उसमें क्या क्या मेंटेन, उसको हमें अगर मेंटेन करना होगा, अब लेआउट के बाद उसमें कौन कौन जो सॉफ्टवेयर कोडर हैं उनको क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें चलती है जब हम जो अर्लियर कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं उसमें ये सारी चीजें चलती हैं। पर जो हमारे पुराने सिस्टम बनते थे, तो उस टाइम पे सबसे पहले सिस्टम को एनालाइज किया जाता था कि जो हमारा सिस्टम है वो एक्चुअल में किस तरीके से बिहेवियर और किस तरीके से वो काम करेगा।
तो यहाँ पे क्योंकि अर्लियर का पूछा था तो यहाँ पे क्या होगा हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, fill in the blank is a general term used to describe software that perform certain behavior generally without appropriately obtaining your consent first, such as advertising collection, personal information, changing the configuration of your computer। ठीक है, तो इस चीज को ये किसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है, स्पाईवेयर की है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्पाईवेयर क्या काम करता है, यही काम करता है, आप पे क्या करता है, इंडायरेक्टली नजर रखने का काम करता है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा फिफ्थ है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की 10 इन IBM कंपेटेबल कंप्यूटर। यहाँ पे सिंपली बात की है कि इनमें से कौन सा है जो मॉडिफायर की नहीं होती है, जो हमारे IBM के कंप्यूटर जो कैपेबल, मतलब सिंपली बोलूँ कि IBM कैपेबिलिटी जो कंप्यूटर होते थे उनमें जो मॉडिफायर की इनमें से कौन सी नहीं होती थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे टैब नहीं होती थी, बाकी सारी की सारी प्रेजेंट होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एडिंग रिमूविंग नोड्स। सिंपली बात की, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नोड को जोड़ने या हटाने पर कम से कम प्रभावित होती है। तो हमने क्या किया था, जब नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी थी हमने, 5 टाइप की टोपोलॉजीज पढ़ी थी, बस, रिंग, स्टार, मैश, है ना। इसके अलावा हम हाइब्रिड भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हमारे पास नेटवर्क की टोपोलॉजीज होती हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है अगर उसमें से हम नोड्स को, अब नोड्स क्या होती है, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमारा जो कंप्यूटर है या फिर कोई भी डिवाइस है, कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस हो गया, अगर वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तब उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो बस वही चीज पूछी थी कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है अगर उसमें से नोड या फिर सिंपली बोलूं कोई कंप्यूटर को हम रिमूव कर दें तब भी उस टोपोलॉजी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होती थी, हमारी रिंग टोपोलॉजी होती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिंग में क्या होता था एक्चुअली, कोई भी आपने मतलब सबसे कम अफेक्ट होंगे, यहाँ पे लिखा था लीस्ट अफेक्टेड, सबसे कम अफेक्ट कौन सी होगी, हमारी रिंग वाली अफेक्ट होगी। क्योंकि रिंग एक्चुअली में, रिंग काम कैसे करती थी, वो टोकन पास करती थी एक दूसरे सिस्टम के साथ। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा ए सिस्टम है, इसको अगर डी को डाटा सेंड करना होगा तो इसके पास क्या होगा, उस टाइम पे एक टोकन होगा। मतलब टोकन होने का मतलब है कि उस टाइम पे सिर्फ ए ही डाटा भेज सकता है, बाकी कोई नहीं भेज सकता। तो ए क्या करेगा, जो भी डाटा होगा वो डाटा कैसे भेजेगा, ए से डाटा बी के पास जाएगा, बी से सी के पास, और फाइनली वो कहाँ पहुंचेगा, डी के पास डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मान लो कि इसी रिंग टोपोलॉजी में हम किसी और सिस्टम एच को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, इसके बाद मैंने एच इंसर्ट कर दिया यहाँ पे सिस्टम एक, और यहाँ पे सी तो वैसे ही रहा, और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम डी था। अब सेम टू सेम होगा क्या, बस थोड़ा टाइम इंक्रीज हो जाएगा डाटा शेयर होने में, बाकी इस पूरे के पूरे सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगले स्टेप में क्या किया, एच को रिमूव कर दिया, तो एज इट इज जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया वो वैसे बिहेव करेगा। तो सबसे कम जो इफेक्ट होता है वो हमारा रिंग होता है ना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में जो एक टर्म, मतलब वही सिंपली ना जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके अलावा मैच का भी हमने देखा था, मैच भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलायबल है। क्योंकि ये बार एग्जाम में मैच का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो वहां पे राइट आंसर आता है हमारा मैच टोपोलॉजी का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टोपोलॉजीज के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इज देयर अ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज और टैग सेट। यहाँ पे सिंपली बोला है कि कोई एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसकी हेल्प से हम जो मार्कअप लैंग्वेज होती हैं उसके जो टैग वगैरह होते हैं उनको एक्चुअल में मतलब स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज तरीका है, बस वो चीज़ पूछी है। तो याद याद रखना, जो हमारे पास स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है वो बताती है एक स्पेशलाइज्ड तरीका, या फिर वो सिंपली बोलूँ कि जो हमारी जितनी मार्कअप लैंग्वेज होती हैं, जैसे हम लिखते हैं ना डॉ HTML करके ऐसे करके, तो ये हमने क्या बनाया, एक टैग बना दिया। अब ये टैग कैसे बनेगा, क्या होगा, तो इसका भी एक स्टैंडर्डाइज तरीका होता है, और वो किसकी हेल्प से मिलके बनता है, हमारा जो HTML। और कई बार HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में। और HTML की तो आपको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक इज यूनिक्स और लिनक्स, यहाँ पे लिनक्स होगा, लिनक्स सिस्टम कॉल टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। अब हमने ये पहले भी देखी थी कि जब भी हम कोई एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं या फिर किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोसेस। यहाँ पे सिंपली बात करूं कि मेरे पास अगर एक P1 प्रोसेस काम कर रही है, अब P1 के पास बहुत ज्यादा काम है, तो उसने क्या किया, अपने अंदर कुछ और प्रोसेसेस बना दी X1 और X2। अब क्या होगा, X1 और X2 अपना काम करेंगी, काम खत्म होने के बाद वो कहाँ किसको भेज देंगी, P1 के पास भेज देंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, P1 पे जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। तो बस वही चीज बोली कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस कौन थी, एक्चुअल में P1 काम करी थी, पर P1 ने क्या किया, अपने में से ही कुछ प्रोसेस तोड़ के नई प्रोसेस बना दी, जिससे क्या होगा, उसका काम कम हो जाएगा एग्जीक्यूट करने वाला। तो उसको कौन सी, एक्चुअल में बोला है कि कौन सी सिस्टम कॉल या फिर सिंपली बोलूं कि कौन से फंक्शन की हेल्प से हम ये क्रिएट करते हैं, मतलब सिंपली बोलूं कि ये प्रोग्राम P1 से, प्रोसेस P1 से X1 और X2 कैसे क्रिएट होते हैं, कौन सी कमांड की हेल्प से होते हैं, तो वो फोक कमांड की हेल्प से होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे आती हैं सारी की सारी, या फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मेनली हम लिनक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, वहाँ पे ये टॉपिक्स में आती हैं ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इज इट टेक्निक और मेथड यूज टू ब्रीच कंप्यूटर सिक्योरिटी और पासवर्ड प्रोटेक्टर मशीन और सर्वर। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वही चीज पूछी है, इसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। अब ये किसी में भी SBI क्लर्क में पूछा गया था ये क्वेश्चन, कि ऐसी कोई टेक्निक होती है या फिर एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से ब्रीच कर सकता है कंप्यूटर की सिक्योरिटी, और जो जो भी मतलब सिक्योरिटी ऑब्वियसली इन द सेंस जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया होगा उसमें अगर मुझे उसको ब्रीच करना होगा तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, डिक्शनरी अटैक की हेल्प से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच इज नॉट द इंटरवाइंड एरिया ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। है ना, सिंपल बोला है कि नेटवर्क सुरक्षा का अंतर क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रिटी कंट्रोल। ठीक है, बाकी सारे होते हैं पर इंटीग्रिटी कंट्रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर्स बिल्ड बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने एक्चुअली में पहले भी डिस्कस किया था, जिसे हम पढ़ रहे थे कि हमने अभी तक जो हमारा लेक्चर 1 है उसमें हमने सिर्फ पढ़ा है कि हमने प्री हिस्टोरिक पढ़ लिया है। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो लेक्चर जाके वहाँ पे देख ले, वहाँ पे प्लेलिस्ट में, मतलब प्लेलिस्ट बनाई है मैंने कंप्यूटर लेक्चर्स की, तो वहाँ पे सेकंड लेक्चर ही होगा जहाँ पे हम लेक्चर वगैरह पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया था और थोड़ी सी हमने हिस्ट्री भी टच कर ली थी। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट अभी पढ़ना था, मतलब फर्स्ट जनरेशन से जस्ट थोड़े से पहले जो कुछ हमारे पास जो कंप्यूटर्स बने थे, तो वो कौन सी एक्चुअल में जनरेशन के अंडर आते हैं, वो आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंदर। ठीक है, हमने मैकेनिकल तो पढ़ लिया था क्योंकि हिस्ट्री सबसे पहले प्री हिस्ट्री में, मतलब जो मैकेनिकल से पहले की जो हिस्ट्री थी वो प्री हिस्ट्री में आता है। अब जो हमने हिस्ट्री पढ़ रही थी, हम स्टार्टिंग की थी, वहां पे हम सारे के सारे मैकेनिकल डिवाइसेस देख रहे थे। अब मैकेनिकल डिवाइसेस के बाद आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जो हम अभी डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। और उसके बाद हम सिंपली जो हमारी फर्स्ट जनरेशन फिर सेकंड जनरेशन ऐसे करके वो सारी घर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे बस वही चीज पूछी थी कि फर्स्ट जनरेशन से पहले जो हमारे कंप्यूटर थे वो कौन से, मतलब किस कैटेगरी के अंडर आते थे, वो आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल के अंडर। यहाँ पे सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका मेन कंपोनेंट क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब और वेल्व्स क्या थे वहाँ पे, जो मेन जो कंपोनेंट हुआ करते थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। और यहाँ पे जो हमारी जो लैंग्वेज वगैरह यूज की जाती थी वो किस तरीके की लैंग्वेज थी, हमारी मशीन लैंग्वेज थी। अब मशीन लैंग्वेज इन द सेंस जो हमारी बाइनरी में कोड की जाती थी। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में जो एक्चुअली में प्रोग्रामिंग की जाती थी वो बाइनरी लैंग्वेज में की जाती थी। अब बाइनरी लैंग्वेज इन द सेंस 0 और 1 की फॉर्म में। और किसके ऊपर की जाती थी, मेनली जो हमारे पंच्ड कार्ड हो गए। ठीक है, और पंच्ड कार्ड या फिर पेपर, ठीक है, पेपर कार्ड बोल रहे हो या फिर पंच कार्ड बोल रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या की थी, मेनली ये कोडिंग वगैरह की जाती थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया BCD। BCD की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। BCD एक्चुअल में होता है कि हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल, है ना। तो एक काफी बार एग्जाम, मतलब सिंपली ऐसे ही काफी बार ये चीज ना बार बार पूछी जाती है, यही चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है इन चीज को। तो BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हमारे पास टोटल, जैसे हम इस PDF की बात करें तो हमने 500 प्लस क्या है MCQ डिस्कस कर लिए हैं। तो जिसने ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं, क्योंकि बोलने के लिए 500 प्लस, यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो हमने 1000 प्लस क्वेश्चंस क्या किए हैं,
डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। Which of the following devices can be sued to directly image printed text? ठीक है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस पर सीधे इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट पर मुकदमा किया जा सकता है? तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में सिंपली यही बोल रहा है कि कोई भी हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है, जो भी टेक्स्ट वगैरह है उसको मतलब क्या करता है, रीड करने का काम करता है। ठीक है, सिंपली बोलूँ कि यहाँ पे मैंने ए बी सी करके लिखा है, तो OCR में जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, इस सारे के सारे जो टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट को वो किस फॉर्मेट में मतलब वो करता है, समझता है, वो उसको एज अ इमेज की फॉर्म में समझता है और बाद में उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एडिटेबल फॉर्म में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को उसके एडिटेबल फॉर्म में, तो सिंपली बोलने का मतलब है कि उसको मैं बाद में एडिट कर सकता हूँ। तो वो कौन भी कर सकता है, हमारा OCR, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OMR भी हमने पढ़ा था कि OMR जैसे हमारी शीट्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे हम मेनली यूज करते हैं OMR का। और MICR भी हमने देख लिया था, पहले डिस्कस किया था कि ये हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, और ये मेनली जो बैंक के चेक वगैरह होते हैं ना, उसमें जो मैग्नेटाइज्ड इंक होती है, तो उसकी हेल्प से अगर हम क्या करते हैं, चेक को वेरीफाई करते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, OCR हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कुछ भी क्यूरी होती है, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।